कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। राजेश जी, अब तो देखिए नए साल की औपचारिकता रह गई है, माहौल तो पूरा नए साल वाला बन गया है और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यू ईयर पर कुछ नए रेजोल्यूशन के साथ बाजार में उतरते हैं। अभी जो बाजार का जो माहौल है उसमें आप क्या सलाह देंगे? क्या सही समय है नए निवेश का? अगर हाँ तो आपको क्या बेहतर लग रहा है? क्या माहौल ठीक है अभी बाजार में? नमस्कार अभिषेक जी, डिप्पी जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि माहौल इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त क्या लास्ट कुछ एक महीनों से अनुकूल नहीं है। रेदर मैं तो यही कहूंगा कि पूरा साल बहुत उतार चढ़ाव बढ़ा रहा, लेकिन हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की ओर नहीं। और आपने कहा निवेश के लिए अनुकूल, तो मैं समझता हूँ कि निवेश के लिए इससे अच्छा अनुकूल बाजार तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब बाजार चढ़ रहा था पिछले दिनों 26,000 के आसपास था या 26,000 के ऊपर था, उस समय लोगों का यह मानना था कि बाजार में गिरावट आएगी तो लेंगे। कुछ लोगों का मानना था कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड हो गए हैं, तो इसलिए बाजार से दूर हैं, साइड लाइन में बैठे हैं खरीदारी के लिए। तो ये मौका है आपके पास खरीदारी के लिए। शॉर्ट टर्म का कहना मुहाल है, कहाँ जाएगा, क्योंकि मैं और हमारी कंपनी होम कैपिटल ये मान के चल रही है कि फ्रेश रैली बाजार में तभी आएगी जब 24,750 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म की बातें हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बाजार एक रेंज बाउंड ही रहेगा। फोकस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और मंथली ऑटो सेल्स डेटा जो आएंगे उस पर रहेगा। शॉर्ट टर्म का ये फोकस है, लेकिन थोड़ा सा दायरा बड़ा करें तो ग्रेजुअली ये फोकस जो है Q3 के नंबर्स और बजट पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। दिक्कत कहाँ पे है? यूएस ट्रेजरी यील्ड्स नई ऊंचाइयां छू रही है, डॉलर इंडेक्स नया ऊंचाइयां छू रहा है, रुपया नए लो छू रहा है। तो ये तीन चीजें ऐसी है जो बिकवाली का कारण बन रही है। तो एफआई लगातार बेच रहे हैं, इस हफ्ते भी बिकवाली के आंकड़े आए थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे तो एबनॉर्मली हाई एडिशंस हो गए हैं शॉर्ट पोजीशन में एफआई की तरफ से। तो ये सब चीजें दिक्कत है। वहीं सामने में अगर आप देखें तो जहां निफ्टी की वैल्यूएशन 22-23 तक चली गई थी, अब 19 के आसपास आ गई है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं। और अगर आपको निवेश का नजरिया, निवेश में ये समझता हूँ कि आप कम से कम 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने के लिए निवेश करने चाहते हैं, तो बहुत से अच्छे स्टॉक है जो अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। लार्ज कैप की बात की जाए तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, ये सब आपको लंबी अवधि के निवेश के अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो फार्मा में एक अच्छी खासी मूवमेंट बनी हुई है, डिफेंसिव कह लीजिए उस कारण से। तो फार्मा में कुछ एक स्टॉक्स है, जैसे कि लुपिन को ही ले लीजिए। तो लुपिन में अगर आप देखें तो दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे, 74% के आसपास बॉटम लाइन में जंप आया था। अब उनका फोकस कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स जैसे कि इनहेलर्स वगैरह रिस्पिरेटरी सेगमेंट्स में जा रहे हैं, इंजेक्टेबल्स में ग्रोथ आ रही है और बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट पाइपलाइन है उनके कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की, जो कि 70% के आसपास की प्रोडक्ट पाइपलाइन को केटर कर रही है। ये जो नई पाइपलाइंस है और कई नए लॉन्चेस लाइंड अप है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए लुपिन, बायोकॉन, इप्का जैसी कंपनियों पे, जो कि डिफेंसिव भी है और अच्छी बढ़त दे सकती है। और लार्ज कैप जैसे मैंने कहा कि रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक ही अच्छे लग रहे हैं। शेयर वोडाफोन आइडिया, हालांकि शुरुआत अच्छी हुई, इंट्राडे में हमने देखा कि 5-6% के ऊपर था, लेकिन अब ये 3% के आसपास की तेजी वोडाफोन आइडिया में रह गई है। ₹7.74 के आसपास के भाव हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया में आज तेजी है क्यों? जरा इसको समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं विस्तार से बताने के लिए। जिन्हें ठीक ठाक तेजी हम कहेंगे। देखिए, अगर हम रुपए पैसे में देखेंगे तब तो बहुत ज्यादा नहीं, प्रतिशत के लिहाज से ठीक ठाक है। क्यों तेजी बनी है आज वोडाफोन आइडिया में? बिल्कुल वोडाफोन आइडिया फोकस में रहेगा।
पहले जो एक बड़ा रिलीफ देखने मिल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने है जो एक बैंक गारंटी थी, रिक्वायरमेंट थी, उसको कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया है। अगर हम बैंक गारंटीज़ की रिक्वायरमेंट देखें तो वो सबमिट करनी थी जो भी ऑक्शंस हुए थे 2021 के पहले के उसको लेकर, और जो भी बैंक गारंटीज़ है करीब 24,800 करोड़ रुपए की बैंक गारंटीज थी जो वोडाफोन आइडिया के तरफ से रिक्वायर थी। तो ये जो सारी बैंक गारंटीज इसको कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया है। 2012 2014, 16 और 21 में ऑक्शंस में जो कंपनी ने एक्वायर किए थे स्पेक्ट्रम, उसका बैंक गारंटी कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ किया है। हालांकि एक वन टाइम पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा, जो 2015 के ऑक्शन में हुआ था उसके लिए एक पेमेंट करना पड़ेगा। और ये वेव ऑफ जो किया है बैंक गारंटी सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं है, याद रखिएगा भारती एयरटेल और रिलायंस ये दोनों के लिए भी लागू होगा। इसके अलावा एक दूसरी जो ट्रिगर है कंपनी के लिए जहाँ पे फोकस में रहेगा वो है पेरेंट कंपनी ने अपने जो प्लेज है उसको रिलीज़ किया है। वोडाफोन ग्रुप ने करीब 11,650 करोड़ के जो अपने ड्यूज थे, कर्ज थे, उसको रिलीज़ किया है। उनके जो प्लेज शेयर्स थे वोडाफोन आइडिया में, उसको कंपनी ने रिलीज़ किया है। एज ऑफ अगर हम जून 30 देखें 2024 Q1 की बात करेंगे FY25, तो जो पेमेंट कमिटमेंट थी गवर्नमेंट को लेकर वो थी करीब 2,09,520 करोड़ के लेके, और इसके अंदर जो 1,39,200 करोड़ एक पोस्टपोन स्पेक्ट्रम पेमेंट इंक्लूडेड था, और एक AGR डेट था जो करीब 70,320 करोड़ का था। इसके अलावा अगर हम टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें अभी कंपनी का, तो वोडाफोन ग्रुप करीब 22.56% स्टेक होल्ड करता है। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो वो करीब 14.76% होल्ड करता है, और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो करीब 23.15% होल्ड करता है। इसके अलावा आगे जाकर अभी और कंपनी के लिए क्या पॉजिटिव ट्रिगर हो सकते हैं, तो पहला तो होगा आरपू और टैरिफ हाइक, यहाँ पे एक इंक्रीज जो भी देखने मिलेगी वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बन के आएगा। इसके अलावा कंपनी का ज़्यादा केपेक्स 4G और 5G सेगमेंट में अगर हमें दिखेगा वो एक बड़ा ट्रिगर निकल कर आएगा। और चौथा जो बचा हुआ डेट है उसका रीपेमेंट कंपनी कैसे करती है, एक बड़ा ट्रिगर निकल कर आएगा। इसके अलावा अभी हम शेयर प्राइस की तरफ देख लें कि क्या चेंजेस नज़र आए, तो जो 2024 हाइज है वहाँ से अभी भी 61% शेयर प्राइस नीचे है। वहीं 6 मंथ प्राइस चेंज की बात करें तो 57% का चेंज देखने मिला है, और नवंबर का लो जो बना था वहाँ से अगर देखें तो 13% का रिकवरी हमें देखने मिला है। ठीक है जिन्हें बहुत शुक्रिया। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये कितनी मदद करेंगी लॉन्ग टर्म में, इस पर एक सवाल हमेशा रहता है। राजेश जी, कई बार हम पूछते हैं, मतलब फंडामेंटली हमारा एक व्यू लेना फ़र्ज़ भी है, और हमारी कोशिश होती है कि जो ऐसे निवेशक जो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हों वोडाफोन आइडिया में, या फिर किसी उम्मीद से शेयर में रुके हों, उनको गाइड किया जा सके। आपकी सलाह क्या होगी सर? ये जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं ना, हम देख रहे हैं कि ये टिकती नहीं है भाव में, और फिर से शेयर कॉर्नर हो जाता है। 7 रुपये 74 पैसे का भाव है वोडाफोन आइडिया का, हमने 18-19 रुपये से गिरते गिरते इस लेवल पर देखा है शेयर को। आपको कितनी उम्मीद है कंपनी से, मैनेजमेंट से, और जिन्होंने किसी उम्मीद में इस पूरे साल में अगर होल्ड करके रखा शेयर को, नए साल के लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्या निकल जाए, थोड़े से और ऊपर जाए, एग्जिट का एक और फाइन मौका मिल जाएगा? देखिए, पहले तो वोडाफोन आइडिया पर अगर आए तो सितंबर 2024 के जो नतीजे आए उसमें ये कहा गया कि 205 मिलियन सब्सक्राइबर इनके अभी भी हैं, और उसमें से 61% ऐसे हैं जो 4G और 5G की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, और आरपू 166 रुपए के आसपास था। अब इस नंबर्स को आप दूसरी जो कंपनियां इस मोबाइल के बिजनेस में हैं, दो ही बस्ती हैं इनके अलावा, एक तो एयरटेल और दूसरा जियो, तो उनसे अगर कंपेयर करें तो बहुत नीचे के लेवल से, भले वो सब्सक्राइबर नंबर्स के हों, 4G 5G के यूजर के नंबर हो या आरपू के नंबर हो, तीनों में नीचे के पायदान पे है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इनके डेट को लेकर के है। अब जो एक खबरें आती हैं या कुछ फंड्स भी इन्फ्यूज होते हैं, चाहे वो प्रमोटर के द्वारा हो या डेट के द्वारा हो, तो वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं न्यूज में। बहुत लोगों ने उम्मीद बना के रखी कि ये स्टॉक में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि खबरें बाजार में चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो सामने में भारतीय एयरटेल को, तो जिस पीरियड में इस स्टॉक ने उम्मीद में कुछ नहीं करके दिया, वहीं भारतीय एयरटेल का स्टॉक दोगुना तिगुना हो गया। तो बेहतर ये होता कि जो निवेशक है वो एक बेहतर कंपनी में निवेश करते और वहां पे अच्छा मुनाफा कमाते। सिर्फ इस नजरिए से कि ये स्टॉक 2-3 रुपए का, 7 रुपए का, 8 रुपए का है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, लोगों ने अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद किया है।
लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि अब जिसके पास है वो इस तरीका से इसको समझे कि ये जैसे अपने फ्यूचर ऑप्शन में ऑप्शन लेते हैं कि भाई ₹5 का ऑप्शन ले लिया या तो दुगना तिगना हो जाएगा या गल जाएगा। तो उस टाइप की रणनीति इसमें अपनाएँ। मैं तो यही कहूँगा कि दूर रहें इस स्टॉक से, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम इसमें डाउनसाइड जो है आप ये मान के चलो कि ₹5 साढ़े ₹4 ₹5 का हो सकता है। अपसाइड ₹10 के आसपास का हो सकता है, प्रोवाइडेड कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ का सिलसिला चलता रहे। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, मैं इसमें निवेश की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। जिसके पास है उनको एक स्ट्रैटेजी सुझा रहा हूँ कि आप ₹5 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कैरी कर सकते हैं और कोशिश ये कीजिए कि किसी अच्छी कंपनी में इसी सेक्टर में रहना हो तो एयरटेल में या जियो के का वजह से रिलायंस में निवेश कर लें। ठीक है, एयरटेल में या फिर रिलायंस में निवेश कीजिए, वोडाफोन आइडिया में निवेश की सलाह नहीं है। दूर रहें अगर आपके पास है। तो अब देखिए यहाँ से ज़्यादा डैमेज होने को अब कुछ है नहीं, मतलब वो सारी नेगेटिव्स, मतलब ऐसा है कि प्राइस इन एक तरह से ₹5 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। 5-10 रुपए ऊपर अगर मिल जाए फिर आप निकलने की कोशिश ऐसे करिएगा। जो सुबह भी टॉप गेनर था, अभी भी निफ्टी का टॉप गेनर है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर। 7-7.5% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है और अपने गेंस को शेड नहीं किया बल्कि थोड़ा सा और अपने आप को मजबूत किया है। तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए क्यों दौड़ रहा है शेयर आज ये? कि वैसे तो अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें आज आपने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है और जाहिर सी बात है अडानी एंटरप्राइजेस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी है। काफ़ी सारे कारण हैं, उसमें एक कारण ये है कि एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो दरअसल यहाँ पे अडानी ग्रुप ने ओवर द वीकेंड पूरा किया है और वो है नवी मुंबई एयरपोर्ट का। यहाँ नवी मुंबई एयरपोर्ट पे जो पहली वैलिडेशन फ़्लाइट थी वो उतरी है। अब वैलिडेशन फ़्लाइट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक टाइप की टेस्ट फ्लाइट होती है जहाँ पे जो उपकरण है उनकी जांच की जाती है और इसमें कोई पैसेंजर्स नहीं होते और ये फ़्लाइट जो है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई से उड़ के नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वहाँ पे इसकी लैंडिंग जो है वो हुई है। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो एयरपोर्ट खुलना है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि पूरा हुआ है। अब देखिए कंपनी को जल्द DGCA से एरोड्रोम का लाइसेंस जो है वो भी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है और ये जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें कहीं ना कहीं फ़्लाइट जो है वो शायद अप्रैल के महीने से शुरू हो जाएगी और उद्घाटन जो है वो अप्रैल के महीने में होगा और उसके बाद कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो भी शुरू हो सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है 2025 में ही। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप देखें तो काफ़ी चरणों में इसको बनाया जा रहा है और पहले चरण में एयरपोर्ट की सालाना क्षमता जो है वो करीब 2 करोड़ यात्रियों की होगी और पहले 6 महीने में 80 लाख से 1 करोड़ यात्री जो है वो हैंडल करने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। 5 चरणों में जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का होने वाला है। अब अडानी एयरपोर्ट्स जो कि कंपनी काम कर रही है इस पूरे एयरपोर्ट कारोबार के पीछे, अब लोग मान के चल रहे हैं कि अगले 10 साल में करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के योजना निवेश जो है वो ये करने वाले हैं इस पूरे एयरपोर्ट कारोबार में। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब ये एयरपोर्ट कारोबार की लिस्टिंग कब होगी, तो ये माना जा रहा है कि जब ये प्रॉफिट में आ जाएगा, अच्छी तरह से प्रॉफिट करने लगेगा, तब जाके शायद इसका IPO आ सकता है और FY 28 के आसपास ये लाने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। वैसे भी अगर आप देखें तो अडानी एयरपोर्ट जो है करीब 8 एयरपोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया इसको मैनेज करते हैं। एक तो मुंबई है, नवी मुंबई है, इसके अलावा गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, ये तमाम एयरपोर्ट्स हैं जिनको ये मैनेज करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज काफ़ी हरकत में हैं। एक फ्यूल देने का काम जो किया है वो इस एयरपोर्ट की खबर ने भी किया है। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो अडानी एंटरप्राइजेस के लिए क्या ट्रिगर है? एक ट्रिगर ये भी है कि निफ्टी के इंडाइसिस के रीजिक कल होने वाले हैं और नुआमा ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस का वेटेज बढ़ सकता है, 0.6% हो सकता है निफ्टी में और उसके चलते $15 मिलियन का इन्फ्लो आएगा। ये भी एक ट्रिगर माना जा रहा है अडानी एंटरप्राइजेस की तेजी के पीछे। राजेश जी, आपसे एक बार व्यू जरा जानना चाहेंगे अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर को लेकर और पूरे अडानी ग्रुप को लेकर भी। ये साल भी विवाद रहे, क्लैरिफिकेशंस आए, फिर इन्वेस्टर्स का हमने कॉन्फिडेंस भी देखा गिरावट के बावजूद भी। आप कैसे देख रहे हैं इस ग्रुप को और कोई शेयर जो आप सजेस्ट करना चाहें अडानी के जो 10 शेयर हैं उनमें से? देखिए, जो 10 शेयर है उसमें अगर कोई चुनना हो तो मैं समझता हूँ पहला तो अडानी इंटरप्राइज का ही रहेगा।
अभी जैसे वरुण बता रहे थे कि एयरपोर्ट बिजनेस में अच्छी बढ़त बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से एक अट्रैक्शन तो बना ही हुआ है। दूसरा अगर आप देखें तो इनका H2 का जो बिजनेस था वो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो इसमें जुड़ने ही वाला है। और जिस तरीका से कॉपर वगैरह से इनकी बढ़त बनी हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनके ROC ROE में एक अच्छा सुधार आएगा। लेकिन दिक्कत है कि 6 लाख करोड़ का इन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस कर रखा है, और जिस वजह से और वो पूरी एक्सपेंशन जो है मेरे हिसाब से डेट के थ्रू फंडिंग होने वाली है, तो वहाँ थोड़े से मार्जिन्स में शॉर्ट टर्म में प्रेशर हो सकते हैं। लेकिन ट्रिगर एयरपोर्ट बिजनेस से एक बड़ा बन सकता है, और अगर इसकी वैल्यूएशन भी अगर देखें तो मुझे लगता है कि 3000 के टारगेट इसमें आने वाले साल भर में बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरी कोई कंपनी इसमें चुननी हो तो पोर्ट्स की रहेगी, जहां अगर आप देखो तो लॉजिस्टिक में एक बड़ा प्लेयर है, और जो पोर्ट्स इनके हैं बहुत अच्छे तरीके से कामकाज कर रहे हैं। वहां पर जो नंबर्स है बहुत ही संतोषजनक आए थे। और तीसरी कंपनी जो मैं तीन ही कंपनी इस पूरे ग्रुप में समझता हूँ कि ध्यान देने लायक है, अदानी विल्मर की है, जहां फॉर्च्यून का एक अच्छा खासा ब्रांड होने के बावजूद स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है। कई बार खबरें आती हैं एग्जिट की या फिर स्टेक बढ़ाने की, तो उन सब चीजों के वजह से वोलेटिलिटी बनी रहती है। लेकिन एफएमसीजी में जिस तरीके की इनकी पकड़ है, और इस वक्त न केवल खाने के तेल में बल्कि दूसरे उत्पाद में भी ये फैल रहे हैं, मुझे लगता है वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ये 2-3 स्टॉक है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अडानी वेलमर हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, और अडानी एंटरप्राइजेस 3000 के टारगेट राजेश जी दे रहे हैं। लेकिन वेंचुरा सिक्योरिटीज का मानना है कि ये शेयर 3800 रुपए तक जा सकता है, वो टारगेट उन्होंने दिया है। और उसके आसपास जाके ही शेयर ने फिर थोड़ी सी नीचे की चाल देखी थी, और फिलहाल आज बढ़िया तेजी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 2600 रुपए के आसपास की भाव फिलहाल आपको। बैंक्स पर एक राय आपसे जानना चाहूंगी, फंडामेंटल आउटलुक, क्योंकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के 2024 के परफॉर्मेंस को अगर एक बार देखें और कुछ रिसर्च पॉइंट्स को देखें तो ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं 2.5% तक घटती हुई देखने को मिली है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की। नेट एनपीएस में भी हमने देखा है इनफैक्ट यहाँ पर कटौती, और क्रेडिट ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 16% देखने को मिली, ऑफ कोर्स ड्रिवन बाय डिमांड जो कि एमएसएमई स्पेस, रिटेल और एग्रीकल्चर सेक्टर से आई है, और इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ 11.4% पर। सो ओवरऑल जो ग्रोथ सिनेरियोज हैं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, एनपीएस जो हैं घट रहे हैं। 2025 के लिए छोटी मझौली हो या फिर लार्जर बैंक प्लेयर्स हो, क्या कोई भरोसा बनता है? गुड आफ्टरनून मानसी जी, आपने सही कहा। बैंकों के जो परफॉर्मेंस आई इस साल 2024 में वो संतोषजनक आई, खास करके इस बात के मद्देनजर कि एनपीएस में बड़ी भारी गिरावट देखी गई। लेकिन दिक्कत एनआईएम्स की तरफ से है। आज भी आप देखो तो कई बैंक ऐसे हैं जो 8% तक में एफडी उठा रहे हैं। कल ही मैं कहीं जा रहा था, 7.8% की बैनर लगे हुए थे एक बड़े बैंक का कि वो एफडी उठा रहे। तो ये सारी चीजें दिक्कत है। बट मेरे हिसाब से जैसे जैसे रेट कट का सिलसिला चालू होगा, फिर वो भले इस बार की आरबीआई मीट में हो या अगले बार की आरबीआई मीट में हो, वहां से थोड़ी सी सोलेस आनी चालू हो जाएगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंकिंग का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 30% के ऊपर बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन, और जब तक बैंक नहीं चलेंगे निफ्टी को चलना मुश्किल होगा। परफॉर्मेंस फंडामेंटल की बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि नंबर्स अच्छे आए थे, क्वालिटी सुधर रही है, और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में जोरदार बढ़त होगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो बैंकिंग को तो हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। कई अच्छे बैंक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक जो कि आज की डेट में दुनिया का टॉप 10 बैंक्स में आ गया है, इतनी बड़ी साइज हो गई है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, सिर्फ एनआईएम के कारण से दबाव में है। मुझे लगता है वहाँ पे किसी को अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो वहाँ ध्यान दिया जा सकता है। छोटे बैंकों में अगर कहा जाए तो पीएसयू साइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की परफॉर्मेंस लगातार 3-4 क्वार्टर से या 5 क्वार्टर से बहुत अच्छी रही है सारे पायदानों पर। एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, डिजिटली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पर मेरे ख्याल से 60-62 रुपए के टारगेट के साथ वहाँ निवेश किया जा सकता है। इवन इंडसइंड बैंक को अगर आप देखो तो जो पिछली तिमाही के नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार गिरावट झेल रहा है,
क्योंकि उनके माइक्रो फाइनेंस की तरफ से थोड़ी दिक्कत आई थी और दूसरे अब वो अपने बैड एसेट्स बेचने की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी शॉर्ट टर्म की दिक्कतें हैं। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो वन टाइम प्राइस टू बुक FY26 पे मुझे लगता है कि बहुत कंफर्ट दे रहा है। हो सकता है बाजार के कारणों से या न्यूज़ के कारण से यहाँ से और भी 30-40 रुपया टूट जाए, लेकिन साल भर का नज़रिया हो तो यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है। जी, अभी-अभी हम आपसे पूछ रहे थे और आपने एक नाम लिया अडानी वेल्मर का, उसके बीच में ये खबर आ गई है। क्या आपका व्यू कोई बदलेगा अडानी वेल्मर को लेकर? नहीं, इस वक़्त नहीं बदलेगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो विल्मर और अदानी की जो जॉइंट वेंचर थी उसमें अगर आप देखो तो दोनों का प्रमोटर हिस्सेदारी अगर ली जाए तो 88% के आसपास थी। और अब चूँकि विल्मर का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, अदानी पूरी तरीके से निकल रही है और विल्मर को अगर आप देखें तो कोक ग्रुप की एक कंपनी है, मैक्सिमम होल्डिंग कोक ग्रुप की है और इनके जो अगर एफएमसीजी बिजनेस में अगर देखा जाए तो अच्छी पकड़ है और आगे देखना पड़ेगा किस तरीके की स्ट्रैटेजी वगैरह अनाउंस करते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से तो मुझे लगता है कि बहुत लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन अब हम इंतजार करेंगे कि नए प्रमोटर, नए जो अदानी पूरी तरीके से निकल जा रहे हैं और वो दूसरा ग्रुप जब आता है तो वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी वगैरह अनाउंस करते हैं, उसके बाद ही कोई नई कॉल लेंगे।